हेलो एवरीवन, अश्मता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। शिवांगी मुस्कुराई। मैम, कभी कभी लोगों की विल पावर लोगों को ठीक करने के लिए काफ़ी होता है। डॉक्टर कपूर के केस में भी मुझे ऐसा ही लगता है। उनकी चोट का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन हम बस उनकी विल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मैं और ईशान सर एक दूसरे के साथ थोड़े बचपन वाले खेल खेलेंगे तो वो भी हमारे साथ खेलने की चाहत रखेंगे। शायद यही उन्हें ठीक होने में मदद करे। माया ने अंजलि जी का हाथ पकड़ कहा, आंटी, ये अथर्व के दर्द को नहीं समझ सकती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ उसे कितना बुरा लगता होगा जब वो इन दोनों को ऐसे उछलते कूदते देखते होंगे और खुद एक कदम चल भी नहीं पाते होंगे। तो अंजलि जी ने कहा, खेलने के भी तरीके होते हैं शिवांगी। तुम दोनों कोई बच्चे तो नहीं हो जो ऐसे एक ही बिस्तर में थे। दूर रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तभी अथर्व आते हुए बोला, मॉम, शिवांगी कोई पहली दोस्त तो है नहीं जिसके साथ मैं इतने करीब हूँ। पहले आपको कोई परेशानी नहीं रही, वो भी तब जब मैं टीनेज में था। तो फिर अब क्यों? अंजलि जी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब वह बोला, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? अगर आप शिवांगी पर सवाल उठाएंगी तो आप मुझ पर सवाल उठा रही होंगी, क्योंकि उसे ये सब करने की परमिशन मैंने दी थी। अंजलि जी ने कहा, तुमने तो ठान रखी है कि मेरे हर बात का विरोध करना है और उसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। अथर्व ने सपाट लहजे में कहा, आप भी तो मुझसे ज्यादा इस पराई लड़की पर यकीन कर रही हैं। आपको मेरे डिसीजन गलत लग रहे हैं, लेकिन माया के इल्जाम सही। अंजलि जी ने तेज आवाज में कहा, माया पराई नहीं है अथर्व। मानती हूँ तुमने अभी तक इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मैंने उसे अपनी बहू मान लिया है। लेकिन तुम्हारा शिवांगी से क्या रिश्ता है जो तुमने एक पल में खुद को उससे जोड़ लिया? उसके ऊपर उंगली उठाऊंगी तो वो तुम पर उठेगी। तुमने एक पल में मेरी परवरिश को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आज ये सब कहकर तुमने मुझे पराया कर दिया है अथर्व। तुमने चुन लिया है। मेरे और शिवांगी के बीच तुम्हारे लिए कौन ज्यादा मायने रखता है? वह जाने के लिए खड़ी हुई, फिर उसे देख बोली, तुम्हें माया पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन शिवांगी को अपनी पत्नी बनाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी बन जाएगी, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी जब अथर्व की आवाज आई, मॉम, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं शिवांगी से शादी करना चाहता हूँ। फिर ये बात आपके दिमाग में किसने भरी? ना ही कभी शिवांगी ने मेरे करीब आने की कोशिश की है। अंजलि जी ने उसे देखा तो वो आगे बोला, मैंने आपको चुना है, शिवांगी को नहीं। आपने खुद कहा था कि आपको शैलेश अंकल के ऊपर भरोसा है और शिवांगी उनके कहने पर यहाँ आई है, तो आपके भरोसे पर भरोसा कर रहा हूँ मैं। अंजलि जी ने आंखें फाड़े उसे देखा। उसने उनकी ही बात को हथियार बना लिया था उन्हें मात देने के लिए। उन्होंने गुस्से से एक नज़र शिवांगी को देखा, जिसके चेहरे को देख कोई नहीं बता सकता था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अथर्व को खुद का उनके खिलाफ साथ देते देख वो खुश थी या नहीं? अंजलि जी माया के साथ सीढ़ियों की तरफ चली गई। वह उतरते हुए याद करने लगी। अंजलि जी ने जब माया को बात करने के लिए बुलाया था, वापस जाने के बाद माया कुछ देर बाद फिर वापस उनसे बात करने आई थी। वह दरवाजे पर खड़े हुए ही हिचकिचाते हुए बोली, आंटी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अंजलि जी ने उसे देखा। हाँ बोलो माया। माया उनके पास आकर बैठी और उनका हाथ पकड़कर बोली, आप मेरी बात से शायद मुझे जज करें। आपको लगे कि मैं अथर्व को लेकर इनसिक्योर हो रही हूँ, लेकिन बिना कहे रह भी नहीं सकती। शिवांगी अथर्व की फिजियोथेरेपिस्ट है।
लेकिन मैंने उन दोनों में एक अलग ही करीबी देखी है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वह अथर्व के सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, उसकी सारी दवाइयों से शायद उसके पहनने के कपड़े तक, हर चीज का ख्याल रखती है। उसे देखकर कोई भी कहेगा वो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, पत्नी है। ये काम अगर मैं करती तो बात अलग होती, क्योंकि मुझे आपने इस घर की बहू माना है। लेकिन शिवांगी किस हक से अथर्व के लिए ये सब कुछ करती है? उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अंजलि जी ने ये देख एक गहरी सांस ली और उसका कंधा पकड़ बोली, माया, फिलहाल उसकी जो हालत है उसके साथ उसे अडेप्ट करने में हेल्प हो, उसके लिए शिवांगी घर पर रहती है। क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ एक ही पेशेंट है, इसलिए अपना सारा वक्त वो उसे ही देती है। अथर्व के लिए उसका कंसर्न सिर्फ एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का अपने पेशेंट के लिए केयर है और कुछ भी नहीं। माया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हो सकता है यह सब सिर्फ मेरा वहम हो। अथर्व मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता और शिवांगी की सारी बातें मानता है। शायद इसलिए मुझे उससे जलन होने लगी। ये जलन सिर्फ मेरा अथर्व के लिए प्यार है। मुझे ऐसा लगने लगा जो जगह मेरी होनी चाहिए थी अथर्व की जिंदगी में, वो शिवांगी ने छीन ली है। मैं खुद की भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी आंटी। अंजलि जी को ये देख बुरा लग रहा था, क्योंकि जिंदगी में उन्हें कभी इस तरीके की भावनाओं से जूझना नहीं पड़ा था। करण जी हमेशा से एक केयरिंग और लॉयल पार्टनर रहे थे। उन्हें कभी उन पर ना शक हुआ, ना ही कभी इनसिक्योर फील हुआ। वह अपनी यादों से बाहर आई और अपने कमरे में चली गई। माया उन्हें जाते देख मुस्कुराई। उसने मन में कहा, लगता है मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा ही कुछ देखने को मिल गया मेरी प्यारी अंजलि आंटी को। माया याद करने लगी। वह अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी शिवी के कमरे की तरफ देख रही थी। जैसे ही शिवी अथर्व के कमरे में एक्सरसाइज करवाने गई, वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे घर से जाने का वक्त आ गया है शिवांगी मेहता। चाहे तुम्हारा अथर्व से कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट का या फिर अथर्व के बॉडीगार्ड का, लेकिन अब समझो तुम्हारा इस घर से दाना पानी उठ गया। अंजलि जी शाम की चाय पी रही थी जब माया अपनी आंखों में आंसू लिए नीचे आई। उन्होंने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ माया? अथर्व ने कुछ कहा क्या? तुम रो क्यों रही हो? माया ने सुबकते हुए कहा, आंटी, मैं जानती हूँ मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अभी शिवांगी अथर्व के रूम में गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अथर्व उस दरवाजे तक भी नहीं जाने देता। ना चाहते हुए भी जलन तो होती है ना। अंजलि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटी को खत्म कर देते हैं। शिवांगी और अथर्व के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो तुम सोच रही हो। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। माया ने अपना फोन अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से अथर्व ने अंजलि कपूर से ऐसे बातें की हैं। वो इस बात को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी गलतफहमी दूर करने गई थी वो, और खुद के दिमाग में अब तुम दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर शक का कीड़ा घुस गया है। तुम उनके प्यारे बेटी को उनसे छीनने की कोशिश कर रही हो शिवांगी। इधर अथर्व, ईशान और शिवांगी अभी भी सिटिंग एरिया में बैठे थे। ईशान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कितनी चतुर चालाक है ये माया। अपने शब्द आंटी के दिमाग में भर दिए। अब वो तेरे और शिवांगी के रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। कहीं आगे चलकर वो इसे अपनाने से मना न कर दे। अथर्व ने शिवांगी की तरफ देखा। वह बोली, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मुझे सिर्फ आंटी की फिक्र हो रही है। कहते हैं जिस पर जितना भरोसा होता है उसके धोखे पर लोग उतना ही आहत होते हैं। जिस दिन उन्हें माया की सच्चाई पता चलेगी, सबसे ज्यादा चोट उन्हें ही पहुंचेगी। ईशान ने आंखें छोटी कर उसे देखा, तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं मालूम? शिवी अथर्व के रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपकी एक्सरसाइज अभी पूरी नहीं हुई है।
ईशान ने अथर्व के कान में कहा। वो तुझे छूने के बहाने ढूंढ रही है बस। अथर्व मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात है। रात के वक्त सीक्रेट डोर से सीवी अथर्व के कमरे में आई। अथर्व उसे देखते ही मुस्कुरा उठा। वह उसके बगल में लेटी और उसे उसी तरीके से पकड़ा जैसे ईशान ने पकड़ा था। उसने कहा, मेरे अलावा आपको और कोई इस तरह नहीं छू सकता। कह दीजिएगा अपने दोस्त को आपसे दूर रहे, वरना अगली बार मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अथर्व ने उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं उससे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। शिवी ने आगे बढ़कर उसके गाल को चूम लिया। अथर्व ने मन में कहा, इसे जलन भी हो रही है तो ईशान से। बाहर से ईशान अथर्व के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। वह अंदर से बंद था। उसने कहा, इसका मतलब वह शिवांगी अथर्व के साथ है। ये दोनों अभी भी साथ कैसे सो सकते हैं? उसने तुरंत अथर्व को कॉल किया। जैसे ही फोन बजा, शिवांगी ने उसे पिक करते हुए कहा, ये कोई वक्त नहीं है किसी को डिस्टर्ब करने का। ईशान अपने मुंह को हाथ से ढकते हुए बोला, मुझे पता है तुम उसके साथ होगी। आज ही आंटी से पकड़ी गई हो, फिर भी सुधर नहीं रही। चुपचाप अथर्व के रूम का दरवाजा खोलो। शिवांगी ने कहा, पकड़े तो तुम भी गए हो, तुम भी तो नहीं सुधर रहे। इतनी रात गए इस कमरे में आने के बारे में सोचा भी कैसे? मेरे पति से दूर रहो तुम। मुझे तुम्हारी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। शिवांगी ने कॉल कट कर दिया। ईशान अपने फोन को घूरते हुए बोला, कितनी बदतमीज है ये। शिवी ने अथर्व के फोन से अपनी और उसकी लेटे हुए एक फोटो क्लिक कर ईशान को भेज दी। फिर फोन किनारे रख उससे लिपटते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता, कबीर भाई भी तो आपके दोस्त हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ऐसे आपसे चिपकते नहीं देखा। अथर्व हंसते हुए बोला, मैं, कबीर, दर्शन और ईशान साथ में हॉस्टल में थे जब 11th में थे। तब ईशान को अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए वो अक्सर मेरे साथ सोता था। फिर जब हम दोनों दिल्ली में रहने लगे तो भी हम दोनों साथ रहते थे, इसलिए वो मेरे ज़्यादा करीब है, मुझ पर अपना हक समझता है। शिवी ने नाराजगी से कहा, लेकिन अब मैं उसे आपके करीब नहीं आने दूंगी। गर्लफ्रेंड बना ले ऐसे चिपकने के लिए। इधर जैसे ही ईशान के फोन का नोटिफिकेशन टोन बजा, उसने मैसेज खोल कर देखा। फोटो को देखते ही उसने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, क्या देख लिया मैंने, बेशर्म लड़की। अथर्व को यही मिली थी शादी करने के लिए। वह अपने कमरे में गया और बाथरूम में अपनी आंखों को पानी से धोते हुए बोला, उस तस्वीर को देखकर मेरी आंखें जल रही हैं। कुछ तो करना पड़ेगा इस शिवांगी का, वरना मेरे दोस्त को जबरदस्ती बाप बना देगी। दुनिया की नजर में वो बिन ब्याह पिता बन गया तो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। वो कल्पना करने लगा। शिवांगी ने एक छोटा सा बच्चा अथर्व की गोद में रखा। वो बोली, आपका बेबी, आप पापा बन गए हैं। अथर्व ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, लेकिन शिवांगी, मैंने कहा था ना, मैं अभी पापा नहीं बनना चाहता। तुमने मेरे साथ। ईशान ने उसके कंधे को पकड़ा तो वो बोला, अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि इसने मेरे साथ क्या किया। ईशान आईने में खुद को देखते हुए बोला, कहीं इसी वजह से तो उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि आंटी नाराज भी हुई तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक 8 साल का बच्चा सुबह सुबह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथ में एक राखी थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से नाराज था। तभी एक आदमी की आवाज आई, संस्कार, तुमसे मिलने कौन आया है। संस्कार ने हल्के से गर्दन घुमाई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी एक महिला की आवाज आई, तुम हमसे नाराज हो ना कि हम तुम्हारे लिए बहन नहीं लाए, लेकिन अब नाराजगी खत्म कर लो, देखो तुम्हारी बहन आई है। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। 4 साल की एक छोटी बच्ची थी जिसने पिंक कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। उसके माथे पर एक तितली वाली हेयर क्लिप लगी थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। संस्कार उस बच्ची के पास आया और उसका हाथ पकड़ पूछा, आप सच कह रहे हैं, ये मेरी सिस्टर है? उसकी मम्मी ने कहा, हाँ,
चलो जल्दी से राखी बंधवा लो, फिर दोनों को साथ में खाना भी तो खाना है। फिर दोनों को साथ में खाना भी तो है। उसने अपने हाथ में पकड़ी राखी उस बच्ची के हाथ में दे दी और उसकी मम्मी ने उसे राखी बंधवा दी। उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उस बच्ची ने धीरे से बोला, शिवी। संस्कार एक झटके के साथ बिस्तर पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने गहरी सांस लेते हुए साइड लैंप ऑन की, फिर पानी पी खुद से बोला, बहुत वक्त के बाद बचपन की कोई याद जहन में आई है। पता नहीं कहाँ होगी शिवी, उसे तो मैं याद भी नहीं होऊंगा। सिर्फ 4 साल की तो थी वो जब मम्मी पापा उसे लेकर आए थे। उसने अपनी अलमारी से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें वही राखी थी। उसने उसे हाथ में लेते हुए कहा, ये पहली और आखिरी राखी थी जो तुमने मेरे हाथ में बांधी थी। उसके बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। एक रात ने सब कुछ तबाह कर दिया। वह याद करने लगा। वह सो रहा था जब उसे बाहर किसी आदमी की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, सुबोध, वक्त नहीं है। तुम सरिता और संस्कार को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके पिता सुबोध जी ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? वो हमारे पीछे हैं, लेकिन अगर हम नहीं मिले तो वो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से जाओ यहाँ से। सुबोध जी आए और संस्कार को गोद में उठा लिया। संस्कार ने हल्के से आंखें खोली। पुलिस की वर्दी में एक आदमी की पीठ नजर आई। 2 दिन बाद एक होटल के कमरे में सुबोध जी परेशान से आकर बिस्तर पर बैठ गए। सरिता जी उनके पास बैठते हुए पूछी, हम आज शहर से बाहर जा रहे हैं ना? सुबोध जी ने एक नज़र संस्कार को देखा, फिर एक अखबार उनकी तरफ बढ़ा दिया और बोले, आशुतोष को मार दिया उन्होंने। सरिता, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने में उसने अपनी जान दे दी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। उसकी बेटी ने हमारे बेटे को राखी बांधी थी और आज उसके सिर से पिता का साया छिन गया मेरी वजह से। सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब क्या करें हम? सुबोध जी ने उन्हें देखते हुए कहा, हम कुछ सोचे हैं, हम और नहीं भागेंगे। सरिता जी ने हैरानी से उन्हें देखा, लेकिन संस्कार? दोनों ने परेशान हो उसे देखा। वर्तमान समय। संस्कार ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, उन्हें मेरी फिक्र थी, इसलिए मुझे जिंदा रखने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वह यादों में डूब गया। सरिता जी उसे लेकर भाग रही थी, फिर एक जगह रुककर बोली, संस्कार, पीछे मत देखना बेटा, बस चले जाओ यहाँ से। हम जल्दी ही तुम्हारे पीछे आएंगे, रुकना मत। संस्कार ने रोते हुए कहा, मम्मी पापा कहाँ है? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सरिता जी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, शिवी की मम्मी के पास चले जाना। उन्होंने उसके हाथ में एक पेपर और कुछ पैसे थमाए। हम वहीं आकर तुमसे मिलेंगे, जाओ, हमारी फिक्र मत करो। उन्होंने एक रिक्शा रोका और उसमें संस्कार को बिठा दिया। वो रिक्शा आगे बढ़ा और धीरे धीरे सरिता जी उसे देखना बंद हो गई। कुछ वक्त बाद वह धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ रहा था। वह दरवाजे तक पहुंचा तो अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बाबूजी, आप सिर्फ सिमी की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि एक और पोती है आपकी। हम कह देते हैं, अगर आप शिवी को बड़े स्कूल में ही रखना चाहते हैं तो अपनी दूसरी पोती को भी वहीं भेजना होगा। पहले से हम उसकी विधवा माँ की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और कोई सिरदर्द हमको नहीं चाहिए। संस्कार वहीं बाहर खड़ा रह गया और खुद से बोला, मैं मम्मी का यही इंतजार करूंगा। वह सड़क किनारे बैठ गया। दिन से रात हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह वह सड़क पर इधर उधर भटक रहा था जब उसे एक आदमी के हाथ में पकड़े पेपर में सुबोध जी और सरिता जी की फोटो नजर आई। उसने पूछा, इसमें क्या लिखा है इनके बारे में? वो आदमी बोला, बेटा तुम इतने छोटे हो, तुम्हें इन सब खबरों से क्या लेना देना? उसने हाथ बढ़ाकर कहा, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ?
उस आदमी ने उसे पेपर दे दिया। उसने पढ़ा, शहर के जाने माने डॉक्टर दंपत्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों ने मार दिया। कल पुलिस वालों को 2 अलग अलग जगह से उनका शव बरामद हुआ। उनके बेटे की तलाश की जा रही है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उस आदमी ने कहा था इन खबरों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है बच्चे। दूसरे आदमी ने कहा, क्या हो गया है शहर को? कुछ दिन पहले शहर के एसपी को मार दिया गया था और अब ये डॉक्टर। संस्कार आगे बढ़ने लगा तो उस आदमी ने पूछा, बेटा तुम अकेले इधर कहाँ घूम रहे हो? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? संस्कार बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। संस्कार अपनी यादों से बाहर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह वापस आकर बिस्तर पर बैठा। उन लोगों ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। फिर वहीं पलने लगा मैं, जब तक सर ने मुझे नहीं ढूंढा। शिवी, कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें ढूंढूंगा, लेकिन फिर समझ नहीं आता क्या करूँगा तुम्हारे बारे में पता करके भी। तुम्हें तो मैं याद भी नहीं हूँगा। शायद तुम्हारा और शिवी का नाम एक है, इसलिए मैं उसे लेकर भी वैसे ही प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ जैसे तुम्हारे लिए होता। अगले दिन सुबह अंजलि जी के नाम पर एक कुरियर आया। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। उसमें एक सीडी थी। उन्होंने करण जी को देखते हुए पूछा, किसने भेजी होगी? करण जी ने कहा, जब तक तुम इसे देखोगे नहीं पता कैसे चलेगा। उन्होंने सीडी को प्ले किया और सामने एक फुटेज आ गई। माया चोरी चुपके कपूर हाउस से बाहर जा रही थी। उसके बाद उसके और विक्रांत के बातचीत की वीडियो थी। इसमें भले ही दोनों के बीच की बातचीत रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन चेहरा दोनों का साफ साफ नजर आ रहा था। करण जी ने देखते हुए कहा, अंजलि, तुम कल रात अथर्व पर शिवांगी का साथ देने से नाराज थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वह सही था। माया ने इतना बड़ा झूठ बोला। विक्रांत शहर में है और उससे मिलने आया था, लेकिन उसने कहा वो शहर में अकेली है। अंजलि जी कमरे से बाहर आई और मीना से कहा, माया को बुला कर लाओ। थोड़ी ही देर में माया उनके सामने थी। उन्होंने उसे भी वह वीडियो दिखाया और पूछा, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? मैंने तो तुमसे खुद कहा था यहाँ आकर रहने के लिए, फिर विक्रांत के यहाँ रहते हुए उसके इस शहर में ना होने का झूठ क्यों? अथर्व, ईशान और सिविक लिफ्ट के पास खड़े सब देख और सुन रहे थे। माया ने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आंटी, मेरी गलती नहीं है। यह सच है कि विक्रांत इसी शहर में है, लेकिन दूसरा सच भी है जो आपको नहीं पता। अंजलि जी ने उसे सवालिया नजरों से देखा। वह आगे बोली, असल में हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मॉम डैड ने काफी लोन ले रखा है और उस लोन की वसूली के लिए कई लोग हमारे पीछे पड़े हैं। विक्रांत मुझे खतरे से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ आने का सजेशन दिया। आप तो देख ही सकती हैं उसे कितनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है। वह मुझसे मिलने आया था ये बताने के लिए कि वो ठीक है और जल्दी ही वह कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा। अंजलि जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसी परेशानी थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते थे। अंजलि जी ने करण जी की तरफ देखा, आप इनकी कोई मदद क्यों नहीं कर देते? इस तरह लोन की वसूली के लिए लोगों का इनके पीछे पड़ना सही तो नहीं है ना? करण जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माया, विक्रांत से कहो मुझसे आकर मिले और हाँ, लोन के सारे एग्रीमेंट पेपर्स लेकर आए। कोई भी तुम्हें पैसे देने के लिए इस तरह परेशान नहीं कर सकता। अंजलि जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और विक्रांत से कह दो अगर उसे परेशानी है तो वो भी यहीं चला आए। हम सब अब एक परिवार हैं। हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? माया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, फिर मन में बोली, अच्छा हुआ मैंने सोच रखा था। अगर किसी ने मुझे विक्रांत से मिलते देखा हो तो मुझे क्या कहना है। बस ये लोन के पेपर्स कहाँ से आएंगे? वह सीढ़ियों से अपने कमरे में चली गई।
शिवी ने मन में कहा। यह लड़की अपनी बातों से किसी को भी उलझा सकती है, लेकिन यह तो सिर्फ तुम्हें भटकाने के लिए था। असली जाल तो मैंने बिछा दिया है माया, बस तुम्हारा फंसना बाकी है। मुझे बस इंतजार करना है, तुम्हारे खुद अपने पैरों पर चलकर उस जाल में फंसने का। वह अथर्व को लेकर डाइनिंग टेबल के पास चली आई। अथर्व के लिए नाश्ता निकाल वह उसके बगल में बैठ गई। अंजलि जी की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, उन्हें फिर से माया की कही बात याद आ गई। उसे देखकर कोई भी कहेगा वो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, पत्नी है। वह नाश्ते के टेबल के पास आई और उन्हें इग्नोर कर अपना नाश्ता करने लगी। उन्हें देखते ही शिवांगी ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। करण जी ने पूछा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना बेटा यहाँ? शिवांगी मुस्कुराई, नहीं सर, आप सब सच में बहुत अच्छे हैं। एक अजनबी पर इतना यकीन करना, उसे अपने घर में रखना, उसका इतना ख्याल रखना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की उम्मीद ना तोड़ूं और डॉक्टर कपूर का पूरा ख्याल रखूं। करण जी मुस्कुराए। नाश्ते के बाद करण जी और अंजलि जी अपने अपने काम पर चले गए। आज अथर्व, ईशान और शिवांगी हॉस्पिटल गए थे। अथर्व दर्शन के साथ अपने आगे की ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहा था और उन्होंने ट्रीटमेंट का पहला सेशन आज ही रखने का सोचा। ईशान और शिवांगी एक रूम के बाहर बैठे हुए थे। शिवांगी अपनी उंगलियों के एक दूसरे से फंसा नीचे देख रही थी। ईशान ने कहा, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। तभी उसे कबीर वहां आता दिखाई दिया। वह खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, कबीर भाई। कबीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और ईशान से पूछा, अथर्व कैसा है? मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए उससे मिलने घर नहीं आ पाता। ईशान बोला, वो ठीक है, लेकिन तुझे पता चला ये सब किसने किया है? कबीर ने ना में सिर हिलाया। जो लोग भी थे, बहुत चालाकी से सब कुछ किया है, पता करने में वक्त लगेगा। कबीर शिवांगी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, जैसे वो वहां थी ही नहीं। वह उसकी नाराजगी समझ सकती थी। जब से वह बनारस शिफ्ट हुई थी, तब से उसके और कबीर के बीच में दोस्ती से ज्यादा भाई बहन का रिश्ता रहा था। कबीर के माता पिता हमेशा शिवांगी को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, उतना ही प्यार देते थे। उसके इस तरह गायब होने से उसे चोट तो जरूर पहुंची होगी, लेकिन वह भी मजबूर थी उस वक्त। दर्शन बाहर आया और बोला, तुम लोग उसके पास जाकर बैठ सकते हो। एक हफ्ते तक हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे, उसके बाद ही आगे का डिसाइड करेंगे। तब तक उसे सारी दवाइयाँ उसी तरीके से देनी है जैसे पहले से दे रहे थे। उसने शिवांगी की तरफ देखा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वह अंदर चली गई। कबीर जाने लगा तो ईशान ने रोकते हुए कहा, मत जा, तुझे भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसे देखकर तुझे अपनी आंखें धूलने का मन करेगा। दर्शन उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, ऐसा भी क्या देख लिया तूने? ईशान ने गहरी सांस छोड़ी। शिवांगी दिन रात अथर्व से चिपकी रहती है। उसे इस बात का भी डर नहीं कि घर में अगर बाकी लोगों ने उसे इस तरह देख लिया तो क्या होगा। कल आंटी ने देख लिया था। इस बात को लेकर बहुत बवाल हुआ, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। दर्शन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ दोनों कितने करीब हैं। वह जाने लगा तो पीछे से किसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने देखा कबीर था। वह बोला, मुझे पता है तेरे पैरों में बहुत खुजली हो रही है वहां जाने के लिए, लेकिन हस्बैंड वाइफ है, थोड़ी तो प्राइवेसी दो। कुछ देर बाद दोनों अंदर गए। शिवांगी अथर्व के बगल में उसका हाथ पकड़े बैठी थी। कबीर दोनों को देखते ही मन में बोला, इन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि दोनों पति पत्नी हैं। अगर इतना ही प्यार था अथर्व से तो तुम उसे छोड़कर क्यों गई शिवांगी? 2 दिन बाद ईशान को अपने काम से पुणे जाना था। वो उसकी तैयारी में लग गया। जैसे ही माया को इस बारे में पता चला, उसे अपने साजिश को अंजाम देने के लिए मौका मिल गया था। वहीं विक्रांत कुछ नकली पेपर्स बनाकर करण जी के पास लेकर आया था, लेकिन उसे नहीं पता था उन्हें ऐसे ही शहर के जाने माने वकीलों में से एक नहीं माना जाता था। पेपर देखते ही वो समझ गए थे कि इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन उन्होंने इस वक्त कुछ भी नहीं कहा और उसे मदद का आश्वासन दिया। उनकी शैलेश जी से बात हुई थी और उन्होंने साफ साफ कहा था
कि उन्हें माया और विक्रांत पर शक है और उसके बारे में पता कर रहे हैं। वो उसे सबूत के साथ गलत साबित करना चाहते हैं। दोपहर में अथर्व सो रहा था जब कोई उसके कमरे में आया और उसके हाथ में एक इंजेक्शन लगा दिया। कौन सा जाल बिछाया है शिवांगी ने माया के लिए, और कौन है जिसने अथर्व को ये इंजेक्शन लगाया है? क्या होगा आगे जान